नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं और इस सेशन की शुरुआत हम लोग 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए यहाँ 4 लाइन दी गई है। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। मतलब आप अपने आप को सफल बनाने के लिए कितना अपना 100% दे सकते हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। असफलताएं आ सकती हैं, लेकिन उनसे आपको घबराना नहीं है, उनसे सीख लेना है और अपनी गलतियों में सुधार करना है और आप सफल होकर ही रहेंगे। इसी क्रम में आपसे इतना ही गुजारिश रहेगा कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यह सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। हम लोग उन्हीं बिंदुओं पर फोकस करेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं या परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए इसी सेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न है, ई कचरा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो देखिए विकल्प दिया गया, पहला 13 अक्टूबर, दूसरा 14 अक्टूबर, तीसरा 11 अक्टूबर, चौथा जो दिया गया 12 अक्टूबर। यहां जो सही विकल्प है दोस्तों, यह 14 अक्टूबर को ई कचरा दिवस के रूप में मनाया गया। अब ई कचरा में कौन कौन से वस्तुएं आती हैं? तो जैसे पुरानी मोबाइल हो गई, पुराने टीवी सेट हो गए, पुराने लैपटॉप हो गए और अन्य तमाम सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं जो जिसका उपयोग नहीं हो रहा है अब दैनिक जीवन में और वेस्ट पड़े हुए हैं, उनको ई कचरा के रूप में जाना जाता है। इसी का सुव्यवस्थित व्यवस्था करना या इसी के निपटान के लिए जागरूकता प्रसारित करना ही मुख्य उद्देश्य है किसका? ई कचरा दिवस का, जो कि 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब यहां देखिए आपको एक पिक्चर के माध्यम से वो तमाम सारी वस्तुएं दिखाई गई हैं जो कि ई कचरा की श्रेणी में आती हैं। अब दिवस से बात हो रही है दोस्तों, तो यहां पर स्क्रीन पे कुछ महत्वपूर्ण दिवस दिए गए हैं। अगर हम बात करें 13 अक्टूबर की, तो विश्व दृष्टि दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको? तो 13 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात कर लें दोस्तों 11 अक्टूबर की, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा जाता है विश्व या अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि यही राष्ट्रीय पूछ लिया जाए दोस्तों तो आपका इसका आंसर बदल जाएगा और यह 24 जनवरी होगा। इसी क्रम में अगर राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए दोस्तों, राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कौन सा दिवस? 13 फरवरी याद रखना है, जो कि सरोजिनी नायडू जी से संबंधित है। अगर यही अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पूछ लिया जाए दोस्तों, तो आपको याद रखना है यह प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है और इसी दिन राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 29 महिलाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 में। अगर हम बात करें 12 अक्टूबर की, तो हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है विश्व आर्थराइटिस डे, विश्व आर्थराइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्थराइटिस दिवस प्रत्येक 12 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका मुख्य लक्षण क्या है आर्थराइटिस का? तो जोड़ों में दर्द होना या जोड़ों में सूजन या हड्डियों में दर्द होना इसका मुख्य लक्षण है, जो कि मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। अब महत्वपूर्ण दिवस हम लोगों ने अभी तक दोस्तों सितंबर माह के पढ़ लिए हैं। आज अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवसों को पढ़ेंगे और यहां से निरंतर प्रश्न बने हुए हैं। देखिए यहां पहला 1 अक्टूबर को विश्व वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है, विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर की बात करें, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर हम बात करें 5 अक्टूबर की, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है। इसी कारण 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को ही दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। आपको ध्यान
ध्यान रखना है। अगर बात करें 8 अक्टूबर की तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है और वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो विवेक राम जी जो है, विवेक राम चौधरी जी वायुसेना के प्रमुख हैं। 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को दोस्तों FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय रोम, इटली की राजधानी रोम में स्थित है। अगर बात करें 24 अक्टूबर की दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है और इसमें न कितने सदस्य देश हैं? 193 सदस्य देश हैं। साथ ही साथ इसका मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में है। और हाल ही में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में भारत की पहली महिला के रूप में किसे नियुक्त किया गया है यूएनओ में? तो रुचिरा कंबोज है। अगर बात करें 31 अक्टूबर की तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित है और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है कि लौह पुरुष उपनाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। आइए दोस्तों इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े। अगला देखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय के द्वारा शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता गया है? देखिए, पहला दिया गया प्रोफेसर वजाहत हुसैन, दूसरा प्रोफेसर विनोद शर्मा, तीसरा प्रोफेसर दीपक धर, चौथा डॉक्टर नीना गुप्ता। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको नोट डाउन करिए। देखिए यहां सही विकल्प जो है दोस्तों, ये विकल्प नंबर ए सही है। अब सबसे पहले ये जाने दोस्तों कि ये शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो यूएई का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? शेख जायद मेडल है। आपको ध्यान रखना है, यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। दोस्तों अबू धाबी जो है यहां की राजधानी है। अगर हम बात करें प्रोफेसर वजाहत हुसैन की तो इनका संबंध अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से है और ये चिकित्सक हैं। क्या हैं? चिकित्सक हैं और इनको शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले विकल्प के रूप में अगर हम देखें दोस्तों तो प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को तो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2022 से व्यक्तिगत श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो विनोद शर्मा जी को, जबकि संस्थागत श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न के रूप में अगर देखें दीपक धर जी के बारे में तो बोल्ड मैन मेडल से किसे सम्मानित किया गया है और पहले भारतीय कौन है? तो दीपक धर जी हैं और ये कानपुर आईआईटी से संबंधित हैं। आपको जरूर याद रखना है। बात करें नीना गुप्ता की दोस्तों तो यहां यह भी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है कि गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला रामानुजन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है। लेकिन दोस्तों यहां ध्यान रहे कि आपसे अगर शास्त्र रामानुजन की बात की जाए तो युंग टिंग को दिया गया है और ये 32 वर्ष की अवस्था से कम गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को ही दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? शास्त्र रामानुजन पुरस्कार। अगर हम बात करें एबल पुरस्कार की दोस्तों तो एबल पुरस्कार भी दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। किसे दिया गया है? तो फ्रांसिस कैरे को दिया गया है और ये पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं जिनको एबल पुरस्कार, जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, इसे सम्मानित किया गया है। आपको यही भूलना नहीं है, एलिजावेज द्वितीय पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो सुएला
ब्रेबरमैन, सिबेला ब्रेबरमैन को सम्मानित किया गया है, जो कि ब्रिटेन की गृह सचिव के रूप में नियुक्त की गई हैं। यहां देखिए आपको जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार का एक चित्र भी दिखाया गया है। आपको ये सारी चीजें रिलेट करके याद रखना है। यकीन मानिए जब भी परीक्षा होगा अगर यहां से प्रश्न आने वाले हैं तो आपके गलत होने नहीं चाहिए। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रही किस भारतीय एथलीट पर डोपिंग उल्लंघन के कारण 3 वर्ष का बैन लगा दिया गया? देखिए पहला दिया गया शरद कमल, दूसरा हरमनप्रीत कौर, तीसरा कमलप्रीत कौर, चौथा निकाहत जरीन। चारों जो विकल्प दिए गए हैं एकदम बिल्कुल मान के चलिए परीक्षा में आने वाले हैं, आपको इसको जरूर नोट डाउन करना चाहिए। यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों ये कमलप्रीत कौर हैं और ये डिस्कस थ्रोअर हैं, आपको ध्यान रखना है। और इनको वाडा के द्वारा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा 3 वर्ष के लिए बैन किया गया है। 3 वर्ष के लिए यहां या ऐसा समझें कि 2025 के लिए खेल प्रतिबंधित कर दिया गया है कमलप्रीत कौर को। अभी आपको याद आ रहा होगा हाल ही में हम लोगों ने शिवपाल सिंह के बारे में भी पढ़ा था और इनका संबंध कहां से है? उत्तर प्रदेश से है। खेल क्या है इनका दोस्तों? तो ये भाला फेंक है। क्या है? भाला फेंक है। इनको भी वाडा के द्वारा 2025 तक के लिए बैन कर दिया गया है। अब बार बार ये वाडा संस्था का नाम आ रहा है तो आप ध्यान रखें कि वाडा की स्थापना 1999 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय कहां स्थित है दोस्तों? इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। अब यहीं से आपको रिलेट कर लेना है कि ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस की संकल्पना कहां से ली गई थी? तो 16 सितंबर 1987 कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक बैठक होती है जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। ओजोन संरक्षण के बारे में यहां संकल्पना की जाती है। आज के ही प्रश्न पत्र में आपका प्रश्न पूछा गया था ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन या ग्रीन हाउस उत्सर्जन किस लिए आवश्यक है या इनका उपयोग ग्रीन हाउस गैस से कौन सा प्रदूषण होता है, आपसे प्रश्न पूछा गया था। आप ध्यान रखें ग्रीन हाउस उत्सर्जन जो है हरित क्रांति जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन है या किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन से पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है यही महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में निकाहत जरीन को। किसको दोस्तों? निकाहत जरीन को याद रखना है। तुर्की में विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसमें स्वर्ण पदक विजेता के रूप में भारत की किसे चुना गया था या किसने जीता था? तो निकाहत जरीन ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था और इनका खेल क्या है? बॉक्सिंग है। साथ ही साथ कॉमनवेल्थ गेम में हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक किसने बॉक्सिंग में प्राप्त किया है? तो निकाहत जरीन के द्वारा प्राप्त किया गया था। अगर हम बात करें यहां शरद कमल के बारे में तो कॉमनवेल्थ गेम में जो कि संस्करण कौन था? 22वां था। आयोजन कहां किया गया? इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया था। इसमें समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में निकाहत जरीन के साथ कौन थे? तो शरद कमल थे। साथ ही साथ कॉमनवेल्थ गेमों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता कौन खिलाड़ी रहे इंडिविजुअल रूप से? तो शरद कमल रहे। इन्होंने 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अगर बात करें हरमनप्रीत कौर के बारे में तो महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत कौर हैं और सितंबर का प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है? तो हरमनप्रीत कौर को चुना गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं? तो रमेश पवार हैं और पुरुष वर्ग के कोच कौन हैं? राहुल द्रविड़ हैं। अगर हम बात करें कि सितंबर माह के महिला प्लेयर के रूप में मंथ प्लेयर के रूप में हरमनप्रीत कौर हैं, तो पुरुष वर्ग में कौन है? तो रिजवान हैं जो कि कहां से संबंधित हैं? पाकिस्तान से संबंधित हैं। आपको जरूर याद रखना है। यहां बात हो रही थी ग्रीन हाउस गैसों की, तो आपसे पूछा गया था प्रश्न में पेट की प्राइमरी परीक्षा में कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन संबंधित है
तो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहां दो चीजें और भी आपको दिखाने की कोशिश की गई है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका फुल फॉर्म जो कि वाडा के रूप में जाना जाता है, इसे वाडा के रूप में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के नाम से जाना जाता है। और ये किसका पिक्चर दिखाया गया है? कमलप्रीत कौर। और ये क्या है? डिस्कस थ्रोअर हैं और 3 वर्ष के लिए बैन लगा दिया गया। यहां देखिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ये भारत में कार्य करती है। इसका स्थापना 2005 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में स्थित है। कहां है दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुनील शेट्टी जी इसके ब्रांड एम्बेसडर है। आइए दोस्तों इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला दिया गया सऊदी अरब, दूसरा इराक, तीसरा ईरान, चौथा श्रीलंका। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, इराक के नए राष्ट्रपति या 9वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? अब्दुल लतीफ राशिद जी को चुना गया है इराक के 9वें राष्ट्रपति के रूप में। अगर हम बात करें इराक की, तो इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। इराक की राजधानी क्या है दोस्तों? बगदाद जो है इराक की राजधानी है। अब यहां पर देखिए एक पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है, यही इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, जिनका नाम है अब्दुल लतीफ रशीद। साथ ही साथ अगर हम सऊदी अरब के बारे में बात करें, तो हाल ही में प्रधानमंत्री के रूप में सऊदी अरब का चुना गया है। किसे चुना गया है? मोहम्मद बिन सुल्तान को सऊदी अरब का प्रधानमंत्री चुना गया है। आपको याद रखना है। अगर बात करें ईरान की, तो ईरान में हाल ही में इनकी मुद्रा चेंज की गई है, तो टोमान जो है दोस्तों इनकी नई मुद्रा का नाम है। और आपको ध्यान रखना है, ईरान का एक उपग्रह है जिसका नाम है नूर। जबकि नूरी पूछ लिया जाए दोस्तों, तो नूरी का संबंध दक्षिण कोरिया किससे है दोस्तों? दक्षिण कोरिया से संबंध है नूरी का। अगर बात करें श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो जयवर्धने पुरेकोट्टे है। और हाल ही में राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो राष्ट्रपति के रूप में रानिल विक्रम सिंधे ने। और प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों, प्रधानमंत्री के रूप में दिनेश गुणवर्धने जी को नियुक्त किया गया है। यह महत्वपूर्ण जानकारी है। और अगर एक मैप के माध्यम से इराक के बारे में और थोड़ी जानकारियां अगर हम देखें, तो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होगा। देखिए यहां मैप दिया गया है। अब देखिए इराक देश को दिखाया गया है और इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। अब प्रश्न आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि इराक देश से किन किन देश की सीमा साझा करता है, या किन किन देशों से इराक अपनी सीमा साझा करता है। तो आपको याद रखना है, देखिए सऊदी अरब है, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। क्या है दोस्तों? रियाद है। यहीं से याद रखना है मक्का और मदीना जो कि इस्लाम धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल जाना जाता है, यह किस देश में स्थित है? सऊदी अरब में है। अल नाफूद और रब अल खाली मरुस्थल का संबंध किस देश से है? तो ये दोनों मरुस्थल जो दोस्तों ये सऊदी अरब से संबंधित हैं। अगर हम बात कर लें यही महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में जॉर्डन के, तो जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान दोस्तों जॉर्डन की राजधानी है। बात करें सीरिया की, तो सीरिया की राजधानी दमिश्क। क्या है दोस्तों? दमिश्क सीरिया की राजधानी है। तुर्की की राजधानी दोस्तों अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की ने अपना नाम परिवर्तित किया है, इसका नाम पुनः तुर्की कर दिया गया है। अगर बात करें यहां हम महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, देखिए यहां नीचे दिया गया है कुवैत। और कुवैत की राजधानी जो है दोस्तों ये कुवैत सिटी है। मतलब अगर बात की जाए कि जो इराक है किन किन देशों से सीमा साझा करता है, तो सऊदी अरब से, जॉर्डन से, तुर्की से, सीरिया से, साथ ही साथ कुवैत देश से भी ये अपनी सीमा साझा करता है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट आपके ज्ञानवर्धन में आपकी जो जानकारी है उसको और एडवांस करेंगे और इसको और इंप्रूव करेंगे। और साथ ही साथ जब भी परीक्षा में मैप से प्रश्न आएगा तो यकीन मानिए आपके प्रश्न गलत होने वाले नहीं है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस भारतीय पनडुब्बी
के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? देखिए विकल्प हमारे जो दिए गए हैं, पहला आईएनएस विक्रांत, दूसरा आईएनएस तारागिरी, तीसरा आईएनएस सतपुड़ा, चौथा दिया गया आईएनएस अरिहंत। तो यहां जो हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों ये आईएनएस अरिहंत। अब यहां से आईएनएस अरिहंत से एक महत्वपूर्ण जानकारी आप ध्यान रखें कि इसे नौसेना में शामिल कब किया गया था, तो आपको 26 जुलाई 2009 को दोस्तों इसे नौसेना में कमीशन किया गया था। सबसे पहला बात यहां और ध्यान रखना है कि भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है, तो आईएनएस अरिहंत है। अब यहां 26 जुलाई को अगर आप गौर करें तो कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के लिए इसका सफल परीक्षण किया गया, प्रयोग किया गया, आपको ध्यान रखना है। और उसका प्रयोग किसके साथ, तो आईएनएस अरिहंत के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न के रूप में अगर देखें तो रिमपैक युद्धाभ्यास, सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन यही बन जाएगा कि इसका आयोजन कहां हुआ था, तो इसका आयोजन यूएसए के हवाई द्वीप पर हुआ और भारत की तरफ से भाग लेने के लिए कौन गया था, तो आईएनएस सतपुड़ा गया था। अगर हम बात करें आईएनएस तारागिरी की दोस्तों, तो आपको याद रखना है प्रोजेक्ट 70A क्या है, तो हल्के लड़ाकू विमान है, आपको ध्यान रखना है। और यही जो है इसमें 7 बनने हैं, 7वें में ये जो 5वां बन के आया है ये इसका नाम है आईएनएस तारागिरी, क्योंकि ये मझगांव शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है और महाराष्ट्र में तारागिरी की पहाड़ी है, इसी के नाम पर रखा गया है आईएनएस तारागिरी। प्रोजेक्ट 70A के अंतर्गत कौन आता है, तो आईएनएस तारागिरी आती है और टोटल कितना बनना है, 7 बनना है, 5वां कौन है, आईएनएस तारागिरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां विक्रांत को याद रखना है, आईएनएस विक्रांत को 100% स्वदेशी पहला पोतवाहक विमान कौन सा है, तो आईएनएस विक्रांत है और किसके द्वारा बनाया गया, तो कोच्चि शिपयार्ड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और आपको ध्यान रखना है इसे 2 सितंबर को नौसेना में शामिल किया गया, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। और नेवी का जो फ्लैग है उसमें भी परिवर्तन किया गया, छत्रपति साहू जी महाराज के सिंबल को उसमें जोड़ा गया, आपको जरूर याद रखना है। एक पिक्चर के माध्यम से यहां देखिए आईएनएस अरिहंत को दिखाया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और भी आप देखें, अगर हम बात करें ऑपरेशन संकल्प में कौन सा आईएनएस भाग लिया था, तो आईएनएस तलवार भाग लिया था। अगर हम बात करें ये आईएनएस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इंडियन नेवल शिप जो है इस आईएनएस का फुल फॉर्म होता है, आपको यह भी ध्यान रखना है। और बात करें नेवी दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नेवी दिवस मनाया जाता है। नेवी के वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो आपको याद रखना है एडमिरल आर हरि कुमार जी जो हैं ये नेवी के प्रमुख हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें, हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ किया गया। देखिए पहला दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा बिहार, चौथा केरल। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों ये नागालैंड के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब नागालैंड से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष रखना है और आपको उसको रिकॉल भी रखना है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है जन सामान्य में बीमा को प्रसारित करना या स्वास्थ्य सेवाओं को उचित प्रबंधन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में आपको ध्यान होगा केंद्र सरकार की एक योजना है आयुष्मान योजना। कौन सी योजना, आयुष्मान योजना है। ये 23 सितंबर को प्रारंभ किया गया था। कहां से, झारखंड की राजधानी रांची से प्रारंभ किया गया था और इसमें 5 लाख बीमा कवर की इसका उद्देश्य है। अगर हम बात करें नागालैंड की राजधानी क्या है मित्रों, कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है और इसके मुख्यमंत्री कौन है, तो नेफू रियो जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करें नागालैंड के गठन की, तो सबसे पहला प्रश्न, गठन इसका 1963 ईस्वी में किया गया था। आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि नागालैंड की पहाड़ी का क्या नाम है, तो नागा पहाड़ी। नागालैंड में
नागा पहाड़ी पाई जाती है और सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट सारामती। याद रखिएगा, माउंट सारामती किसकी सर्वोच्च चोटी है, किस राज्य की, तो नागालैंड की है। अगर बात करें आपसे हार्नबिल महोत्सव का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो नागालैंड से है। नागा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो यह नागालैंड से है। साथ ही साथ आपको याद रखना है नागा मिर्च महोत्सव पहली बार कहां आयोजित किया गया, तो नागालैंड में आयोजित किया गया। और मीठा खीरा को जीआई टैग कहां से प्रदान किया गया है, नागालैंड के मीठे खीरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, जूकू घाटी प्रश्न पूछा जाता है, जूकू घाटी का संबंध किससे है, तो ये नागालैंड और मणिपुर के मध्य में स्थित है। ये कौन सी घाटी है, जूकू घाटी है। अगर आपसे बात करें कि ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है, तो ये नागालैंड जो है ये एकमात्र राज्य है जिसमें ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो सर्वाधिक वृद्धि दर कहां देखी गई जनसंख्या में, तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर देखा गया है बिहार राज्य में। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो ईटानगर दोस्तों यहां की राजधानी है। साथ ही साथ आपको याद रखना है बोमडीला दर्रा का संबंध किस राज्य से है, तो आपको याद रखना है जो अरुणाचल प्रदेश है यहां संबंधित है बोमडीला दर्रा। आपको याद रखना है नाम दफा नेशनल पार्क कहां से संबंधित है, तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगर हम बात करें केरल राज्य की, तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर भारत के किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है। और सबसे कम बाल मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है, तो ये केरल राज्य जो है ये केरल राज्य है। आपसे पूछा जाता है मालाबार तट का संबंध किस राज्य से है, तो मालाबार तट का संबंध केरल राज्य से है, जबकि कोरोमंडल तट का संबंध कहां से है, तमिलनाडु राज्य से है। आपसे एक प्रश्न अत्यंत पूछा जाता है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है, जो कि केरल राज्य से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जैव हॉट स्पॉट या भारत में हॉट स्पॉट कितने हैं, भारत में 100% भारत में स्थित हॉट स्पॉट कितने हैं, तो आप बताइए कि वहां 2 हॉट स्पॉट जो हैं ये भारत में स्थित हैं, जबकि टोटल हॉट स्पॉटों की संख्या भारत में कितनी है, तो 4 है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। यहां देखिए एक नागालैंड का पिक्चर दिखाया गया है मैप के माध्यम से। तो देखिए ये नागालैंड का मैप है। ये म्यांमार जो देश है इससे अपनी सीमा साझा करता है, साथ ही साथ मणिपुर से अपनी सीमा साझा करता है, असम राज्य से और अरुणाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किसे भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक नियुक्त किया गया? पहला देखिए नल्लाथुम्बी कलाई सेल्वी दिया गया है, दूसरा राजीव कुमार दिया गया है, तीसरा दिलीप टर्की दिया गया है, दिलीप टर्की दिया गया है, तीसरा मृणालिनी श्रीवास्तव दिया गया है। दोस्तों यहां जो सही हमारा विकल्प होगा या विकल्प नंबर डी सही होगा। मृणालिनी श्रीवास्तव को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें तो हाल ही में प्रश्नों के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा था कि सुनामी भारत में 2004 में सुनामी आई थी, जिसका नुकसान सर्वाधिक अगर देखा जाए तो गुजरात राज्य और तमिलनाडु राज्य में देखा गया था। और इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार के द्वारा एक प्रबंधन तंत्र बनाए जाने की घोषणा की गई कि भविष्य में अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उस पर विचार करने के लिए या उससे बचाव के लिए एक प्रबंधन तंत्र की व्यवस्था की गई, जिसका नाम क्या रखा गया? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान या प्राधिकरण। और यह किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया? तो आपको याद रखना है अधिनियम 2005 के द्वारा, और इसे 27 सितंबर 2006 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को स्थापित किया गया। इसी के
प्रमुख कौन होते हैं या अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री दोस्तों इसके प्रमुख होते हैं। अब आप समझ सकते हैं इस प्रश्न की इंपॉर्टेंस को कि जिस संस्था का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है उसमें लगातार चर्चा में वह प्रश्न बना रहता है, और जैसे ही यहां इंप्लीमेंट होता है वह प्रश्न मान के चलिए आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। अब यहां पर बात करें किसे नियुक्त किया गया है, तो मृणालिनी श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। अब यहां से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और भी देखें। जिस संस्था में प्रधानमंत्री हेड के रूप में होते हैं, इसी क्रम में हम लोगों ने कई बार चर्चा किया है नीति आयोग। नीति आयोग के प्रमुख कौन होते हैं? तो यहां भी प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अगर बात करें CSIR के प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगर हम बात कर लें अगली संस्था के रूप में अंतरराज्यीय परिषद काउंसिल के प्रमुख कौन होते हैं? तो इसके प्रमुख भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये चार मुख्य संस्थाएं हैं जिसके मुख्य जो होते हैं अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री होते हैं। यहां से लगातार प्रश्न बनते हैं। अगर बात करें नीति आयोग की दोस्तों, तो नीति आयोग का स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। इसके वर्तमान में प्रमुख अध्यक्ष के उपाध्यक्ष के रूप में कौन है? तो डॉक्टर सुमन बेरी। और सीईओ के रूप में कौन है? तो आपको याद रखना है परमेश्वरन अय्यर। अगर बात करें CSIR के बारे में तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है नल्लाथुंबी कलाई सेल्वी। यह प्रधान वैज्ञानिक हैं CSIR की, और यह प्रश्न 100% छपने वाला प्रश्न है, आपको जरूर याद रखना है। अगर बात करें अंतरराज्यीय परिषद का तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात कर ले जो कि नियुक्त किया गया है मृणालिनी श्रीवास्तव को। यहां देखिए एक पिक्चर के माध्यम से भी दिखाए जाने की कोशिश की गई है, आप इनको जरूर याद रखें। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में भारत पर कहां पहली बार राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो देखिए पहला दिया गया नई दिल्ली, दूसरा गांधीनगर, तीसरा चेन्नई, चौथा चंडीगढ़। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा ये नई दिल्ली में भारत का पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब यहां से अगर हम बात करें कोयले से संबंधित 3 प्रश्न आपको जरूर याद रखना है। जैसे पूछा जाता है कि कोयले के कितने प्रकार होते हैं, तो पहला प्रश्न आपका कोयला 3 प्रकार का पाया जाता है। पहला कौन सा है? एंथ्रासाइट टाइप का जो कोयला होता है, एंथ्रेसाइट टाइप का, यह सबसे शुद्ध कोयला होता है। अगर हम बात करें दूसरे का तो बिटुमेंस है, और आपको ध्यान रखना है ये सेकंड टाइप का कोयला होता है, मतलब एंथ्रासाइट से विटामिन्स जो है ये दूसरे कंडीशन का है। और सबसे खराब कोयला कौन सा होता है? पीट कोयला जो होता है ये सबसे खराब कोयला होता है। आपको ध्यान रखना है एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छे कोयले के रूप में जाना जाता है, और पीट कोयला जो है दोस्तों ये सबसे खराब कोयले की श्रेणी में जाना जाता है। अब अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें कि भारत में कौन सा कोयला सर्वाधिक पाया जाता है, तो पीट टाइप का कोयला जो है, पीट कोयला टाइप जो है यह सबसे खराब कोयले का टाइप है, यह भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो दामोदर घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का रूर। अगर हम बात करें भारत में कोयला उत्पादन के लिए धनबाद है, साथ ही साथ झरिया जो है यह जाना जाता है। यह कहां से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है, और झारखंड, उड़ीसा, ये सारे राज्य जो हैं ये कोयला उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। अब हम लोगों ने दोस्तों यहां जाना कि भारत का रूर के बारे में, तो आपसे पूछा जाता है कि विश्व का रूर प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो रूर एक स्थल है जो कहां से संबंधित है? जर्मनी से संबंधित है। कहां से संबंधित है? जर्मनी से। और कोयला उत्पादन में विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादन का जो
स्थल है वो रूर प्रदेश है, जो कि जर्मनी में है। इसी कारण विश्व का काला प्रदेश या रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है जर्मनी के रूर को। आइए अगर अगले प्रश्न को देखें, यहां गांधीनगर से संबंधित, तो यह गुजरात राज्य से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है जो वंदे भारत ट्रेन की तीसरी ट्रेन सेवा कहां से प्रारंभ की गई है, तो गांधीनगर से मुंबई के बीच में प्रारंभ की गई है। और डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहां किए जाने की घोषणा की गई है, तो गांधीनगर में। अगर बात करें चेन्नई की, तो 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया है, तो चेन्नई में आयोजन किया गया है। अगर हम बात कर लें चंडीगढ़ की, तो 47वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक कहां बुलाई गई, तो ये चंडीगढ़ में बुलाई गई। आपको ध्यान रखना है जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होती हैं, तो वित्त मंत्री जो होते हैं ये जीएसटी काउंसिल के हेड होते हैं। और जीएसटी का स्लैब क्या है, तो 5% से लेकर अधिकतम 28% जो है ये जीएसटी का स्लैब है। और आपको याद रखना है जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू किया गया, तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा 2017 में भारत में जीएसटी लागू किया गया। किस समिति की सिफारिश पर, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। ये सारे प्रश्न आपको जरूर याद रखने हैं, कहीं ना कहीं परीक्षा में ये आपके लिए मददगार साबित होंगे। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा नौसेना के द्वारा प्रारंभ किया गया अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का संबंध, यहां प्रस्थान दिया गया है, प्रस्थान का संबंध किससे है, तो हमारे विकल्प जो दिए गए हैं, पहला पोत विमान की सुरक्षा है, दूसरा तेल विस्फोट की सुरक्षा है, तीसरा तटीय राज्यों की सुरक्षा है, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा, तेल विस्फोट की सुरक्षा। अब यहां तेल विस्फोट से संबंधित क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में तेल या खनिज तेल का उत्पादन सर्वाधिक कहां से प्राप्त होता है, तो अपतटीय क्षेत्र से सर्वाधिक खनिज तेल या प्राकृतिक तेलों का प्रयोग होता है या प्राप्ति होती है। अब इनकी सुरक्षा के लिए पूर्वी नौसेना के द्वारा एक अभ्यास प्रारंभ किया गया, जिसका नाम क्या है दोस्तों, प्रस्थान है। नाम जरूर याद रखिए, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है प्रस्थान का संबंध किससे है, तो आपको यहां प्रश्न गलत नहीं होने देना है। आप ध्यान रखें, पूर्वी नौसेना के द्वारा अपतटीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक अभ्यास प्रारंभ किया गया, जिसका नाम क्या है, प्रस्थान है। और इसमें भाग किन किन लोगों ने लिया, तो रिलायंस के द्वारा भाग लिया गया, साथ ही ओएनजीसी के द्वारा भाग लिया गया। और आपको याद रखना है वेदांत समूह के द्वारा भाग लिया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अपतटीय क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना, जिससे किसी प्रकार की गलती ना हो या किसी प्रकार की चूक ना हो, यहां से इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। अगर हम बात कर ले यहां महत्वपूर्ण जानकारी सम्मेलनों से संबंधित, तो आपको याद रखना है G7 देशों की बैठक कहां बुलाई गई थी 2022 की, तो जर्मनी में बुलाई गई। आप याद रखिए, भारत G7 देशों का सदस्य देश नहीं है। अगर हम बात करें ब्रिक्स देशों का सम्मेलन 2022 कहां बुलाया गया, 2022 तो इंडोनेशिया में बुलाया गया। अगर 2021 की बात कर लें तो इसका आयोजन इटली में किया गया था। और 2023 में ब्रिक्स देशों की बैठक कहां बुलाई जाएगी, तो यह भारत में बुलाई जाने की घोषणा की गई है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात कर ले यहां अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, तो आपको ध्यान रखना है एससीओ की बैठक कहां हाल ही में बुलाई गई, तो एससीओ की बैठक उज्बेकिस्तान के समरकंद में बुलाई गई। और 2023 की एससीओ की बैठक कहां बुलाई जाएगी, तो 2023 की एससीओ की बैठक यह भारत में बुलाई जाने की घोषणा की गई है, आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें
बिम्सटेक शिखर सम्मेलन, बिम्सटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में कहां किया गया? तो कोलंबो में किया गया। और ये कहां से संबंधित है? ये श्रीलंका से संबंधित है। आइए इसी क्रम में हम लोग एक पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। ये अब तटीय क्षेत्र है जहां पर खनिज तेलों का और गैसों का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। इसी तटों की सुरक्षा के लिए प्रस्थान नामक एक अभ्यास किया गया, जो कि पूर्वी नौसेना द्वारा संपन्न किया गया। आइए इसी क्रम में इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखें। हाल ही में चर्चा में रहा मेघा कयाक फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो देखिए विकल्प पहला दिया गया असम, दूसरा मिजोरम, तीसरा मेघालय, चौथा आंध्र प्रदेश। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा यह मेघालय राज्य में किया गया। अब यहां मेघा से संबंधित आप ध्यान रखें कि मेघा मतलब है आपका मेघालय, और कयाक का मतलब होता है नाव, कयाक का मतलब होता है नाव। और मेघालय में एक फ्रेश वाटर झील है, इसी झील में ये नाव, फ्रेश वाटर झील में नाव का खेल होता है, जिसमें देश विदेश के जो नाविक हैं वो प्रतिभाग करते हैं। और ये संस्करण कौन सा है? याद रखना है 5वां संस्करण है। कौन संस्करण है? 5वां संस्करण है। मेघा कयाक फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहां किया गया? मेघालय में। और संस्करण क्या है? 5वां है। और ताजे पानी का ये संस्करण है, और साथ ही साथ यहां ताजे पानी में प्रतिभागी भाग लेते हैं। और ये जो है देश विदेश के यहां पर टूरिस्ट जो है इसको देखने के लिए आते भी हैं। अगर हम बात करें मेघालय की, तो आपको याद रखना है मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग जो है दोस्तों, ये मेघालय की राजधानी है। आपको याद रखना है चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो चेरी ब्लॉसम महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है? यह मेघालय की राजधानी शिलांग में। अगर हम बात करें यहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो कोनराड संगमा जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। और भारत की नवीनतम राजनीतिक दल कौन सा है? तो 8 राजनीतिक दल भारत में है। और नवीनतम दल कौन है? तो पीपल्स पार्टी है, जो कि किसकी पार्टी है? पीए संगमा की पार्टी है। और इनके ही लड़के हैं कौन? कोनराड संगमा। और हाल ही में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीडी मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है, जो कि कहां के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। आपको याद रखना है यूनेस्को के द्वारा लिविंग रूट को शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। तो लिविंग रूट का संबंध कहां से है? मेघालय से संबंधित है लिविंग रूट। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक वर्षा भारत में कहां होती है, तो सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मासिन राम में होता है। और यह चेरापूंजी जिले में है। और आपको ध्यान रखना है गारो खांसी जयंतिया पहाड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो गारो खांसी जयंतिया पहाड़ी का संबंध भी मेघालय राज्य से है। अगर हम बात करें असम से, तो असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर जो है यहां की राजधानी है दिसपुर। आपको याद रखना है असम राज्य ऐसा राज्य है जो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से सीमा साझा करता है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में, तो हाल ही में 13 नए जिले गठन किए गए, और टोटल जिले अब आंध्र प्रदेश में 26 हो गए। और इन्होंने नया मैप अपना जारी किया है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश जो है यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। और इसकी राजधानी क्या है? अमरावती जो है इसकी राजधानी है। और भारत का 25वां उच्च न्यायालय की स्थापना कहां किया जा रहा है? वो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में किया जा रहा है। साथ ही साथ यहां के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी हैं। और राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन जी जो यहाँ के राज्यपाल हैं। आइए इसी क्रम में देखिए 10 प्रश्नों की सीरीज यहीं समाप्त हो रही है। और संस्था के द्वारा दिया गया अगर मैटर आपको अच्छा लगता है या जानकारी अच्छी लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।